नमस्कार दोस्तों, मिशन आर्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज हम अपनी इस क्लास में एक पेपर हल करने वाले हैं। पेपर है कौन सा? डीएसएसबी का टीजीटी का जो पेपर लगा था, कब लगा था? ये 29 अगस्त को ये जो पेपर लगा था, 29 अगस्त 2025 वाला ये पेपर है और इसकी ऑफिशियल आंसर की है जो विभाग ने जारी कर दी है, वो हम देखने वाले हैं। वो हम देखने वाले हैं कि कौन-कौन से आंसर हैं जो विभाग ने माने हैं और इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं। ये हमारे राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए ग्रेड फर्स्ट की जो तैयारी करने वाले हैं उनके लिए हमारा अर्जुन बैच है जो चल रहा है। बाकी हमने डीएसएसबी के अंदर लक्ष्य बैच और टेस्ट सीरीज की लक्ष्य बैच 2.0 भी तैयारी करवाई थी। ये हमारे सभी बैचेज है जो आप देख सकते हो, जो हमने पढ़ाए हैं और अभी भी हमारे चलते हैं। पहला प्रश्न, एक्रेलिक रंगों के सीधे उपयोग के लिए किस प्रकार का पृष्ठ उपयुक्त नहीं माना जाता है? यानी एक्रेलिक रंगों के लिए किस प्रकार का पृष्ठ यानी जो कागज है वो उपयुक्त नहीं माना जाता है, उपयुक्त नहीं माना जाता है। अब इसके अंदर आप देखोगे तो इसमें क्या है, पूर्व अस्तरित गैसो पैनल। इसका इंग्लिश वर्जन देखोगे ना तो आपके एकदम से समझ में आ जाएगा। इंग्लिश वर्जन देखो, इसमें प्री प्राइम्ड है, मतलब प्राइमर की बात आ गई ना, प्री प्राइम्ड गैसो पैनल ये होता है, ठीक है। कैनवास पेपर होता है और प्री प्राइम्ड कैनवास भी होता है। तो इसमें क्या नहीं होता है, इसमें ग्लेज्ड जो सिरेमिक है ये नहीं होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ग्लेज्ड सिरेमिक होगा। चलो प्रश्न नंबर 2 पे, कौन सा चित्रकारी माध्यम अपने मंद शुष्कण, कौन से मंद शुष्कण समय और समिश्रण गुणों के कारण पृष्ठ को पुनः बनाने में सबसे अधिक लचीलापन प्रदान करता है? इनके अंदर कौन सा है जो सबसे अधिक लचीलापन प्रदान करता है? वो कौन सा बना करता है? ये करता है तेल रंग यानी ऑयल पेंट यानी आ गया ऑयल। आगे चलो, सॉफ्ट पेस्टल ड्राइंग में रंग भिन्नता सर्जित करने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? इसके अंदर आपको तकनीक बतानी कि कौन सी तकनीक का उपयोग है जो किया जाता है। किसमें? सॉफ्ट पेस्टल ड्राइंग में रंग भिन्नता अगर आपको सर्जित करनी हो तो उसके अंदर आप किस प्रकार की तकनीक का उपयोग करोगे? तो इसके अंदर जो तकनीक है उस तकनीक का उपयोग होगा वो कौन सी है? उंगली या उपकरण से धब्बे पड़ना। उंगली या उपकरण से क्या पड़ना? धब्बे पड़ना। चलो आगे चले, निम्नलिखित में से क्या सामाजिक जागरूकता अभियान के लिए डिजाइन किए गए पोस्टर के प्रभाव को सर्वाधिक कमजोर करेगा? इनमें यह बताना है, आपने अगर हमारी टाइपोग्राफी की क्लास देखी है या मैं ऐसे कहूं तो अगर आपने हमारे ये पोस्टर कला वगैरह जो हमने ग्राफिक आर्ट पढ़ाई है वो क्लासें अगर देखी है तो आपका क्वेश्चन है ये एकदम से सही होगा, आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। ये क्या पूछ रहा है कि सामाजिक जागरूकता अभियान अगर आपको चलाना है तो उसके लिए आप एक पोस्टर बनाओगे और उस पोस्टर को अगर कोई चीज कमजोर करेगी तो क्या चीज है जो इस पोस्टर को कमजोर कर सकती है? तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है, इसके अंदर का टेक्स्ट और फॉन्ट अगर बहुत ज्यादा छोटे हुए, बहुत ज्यादा छोटे और छोटे टेक्स्ट और छोटे फॉन्ट का अगर प्रयोग किया गया तो फिर वो पोस्टर की जो प्रभावशीलता है उसको क्या कर देगा? कम कर देगा, ठीक है, उसकी प्रभावशीलता को कम कर देगा। आगे चले, किसी पेंटिंग में एकात्मकता को बढ़ाया जा सकता है? किसी पेंटिंग में एकात्मकता को बढ़ाया जा सकता है तो ये किससे बढ़ाया जा सकता है? ये बढ़ाया जा सकता है आकृतियों, रंगों या रेखाओं जैसे दृश्य तत्वों को दोहरा करके। अगर एकात्मकता बढ़ानी है तो रेखाओं को या रंगों को या जो अपने जो तत्व है और भी कला के तत्व उनको अगर बार बार दोहराया जाए तो उसके अंदर क्या हो जाती है? एकात्मकता यानी यूनिटी है जो बढ़ जाती है। यहाँ आप देखोगे यूनिटी इन ए पेंटिंग कैन बी इनहेंस्ड, ये किससे होता है? रिपीटेशन होना चाहिए विजुअल एलिमेंट्स लाइक शेप्स, कलर और लाइंस का, इन तीनों का, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी जल रंग तकनीक की विशेषता है? जल रंग तकनीक की विशेषता क्या है? जल रंग क्या होता है? जल रंग है जो ट्रांसपेरेंट होता है, यानी जल रंग है जो पारदर्शी होता है। क्या होता है? जल रंग पारदर्शी होता है। तो इसका सही आंसर है जो ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक्रेलिक पेंट को
तेल और टेम्परा दोनों से अलग करता है, यानी कौन सा गुण है जो एक्रेलिक पेंट को, एक्रेलिक जो कलर है ना वो उसको क्या है तेल और टेम्परा से दोनों पद्धतियों से क्या करता है, अलग करता है। कौन सा गुण है वो बताना है। वो बताना है इसका तीव्र शुष्कनी, यानी ये जल्दी सूख जाता है, और जलीय विलेयता यानी जल के साथ भी इसका प्रयोग हमें कर सकते हैं, यानी सूखने में जल्दी है क्योंकि इसका प्रयोग है जो हम जल के साथ ही कर सकते हैं। ठीक है, आगे चले। कला में कितने मूल तत्वों का संरचना का हिस्सा माना जाता है, यानी कला के अंदर कितने मूल तत्वों को संरचना का हिस्सा माना जाता है, तो यहां माना जाता है कितनों को, यहां माना जाता है 7 को, कितनों को 7 है जो इनको माना जाता है। किसी चित्र में क्या दर्शाने के लिए रेखीय परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया जाता है, क्या दर्शाने के लिए रेखीय परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया जाता है। रेखीय परिप्रेक्ष्य के अंदर क्या होता है, रेखीय परिप्रेक्ष्य के अंदर आप देखोगे तो गहराई और दूरी अगर आपको दर्शानी है, गहराई और दूरी दर्शानी है तो रेखीय परिप्रेक्ष्य का उपयोग होगा। ये जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ ये वही आंसर है जो डीएसएसबी ने माने हैं, जो डीएसएसबी ने माने हैं, डीएसएसबी की ऑफिशियल आंसर की के अनुसार आपको पेपर करवाया जा रहा है। सृजनात्मक कला प्रक्रिया का पहला चरण क्या है, सृजनात्मक प्रक्रिया हमें अपनानी है तो पहला चरण क्या होगा, सबसे पहले हम किसी चीज को क्या करेंगे, देखेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे। तो सबसे पहले हम उसका क्या करेंगे, निरीक्षण करेंगे, यानी प्रत्यक्षण होगा। सबसे पहले क्या होगा, प्रत्यक्षण या निरीक्षण इसके अंदर होगा। यहाँ आप देखोगे, यहाँ आप देखोगे तो आप यहाँ पर क्लियर लिख रखा है क्या, परसेप्शन है जो सबसे पहले होगा। इस पेपर को हम डिटेल में एक अलग क्लास लेके आएंगे, उसके अंदर हम इन आंसरों को क्या है डिटेल में हल करने वाले हैं, वो क्लास अलग से होगी। अभी केवल आपको प्रश्न और आंसर है जो फटाफट करवाए जा रहे हैं, ताकि रैपिड रिवीजन के तौर पर अगर कोई विद्यार्थी देखे तो ये क्लास उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा की मुख्य विशेषता है, अवधारणा की जो मुख्य विशेषता है वो कौन सी है, तो उसके अंदर हम बात करें तो उसके अंदर हम कह सकते हैं किसी एक रूप को प्रमुखता देना, किसी एक रूप को प्रमुखता देना क्या है, अवधारणा की मुख्य विशेषता है। एक मुख्य प्रमुख, एक रूप है जो प्रमुख होता है, बाकी उसके अंदर क्या होते हैं, गौण होते हैं। 8000 ईसा पूर्व की प्राग ऐतिहासिक गुफा पेंटिंग में संचार और भावनात्मक अभिव्यक्ति के साधन के रूप में किन दृश्य तत्वों का उपयोग किया गया था, ये बताना है आपको। कब का, 8000 ईसा पूर्व प्राग ऐतिहासिक काल की जो गुफा मिली है, उन गुफाओं में संचार और भावनात्मक अभिव्यक्ति के साधन के रूप में किन दृश्य तत्वों का उपयोग किया गया है। तो इसके अंदर किसका उपयोग किया गया है, इसके अंदर उपयोग किया गया किनका, लाइन का, क्योंकि सबसे पहले जो चित्र बनाए गए वो रेखा चित्र ही बनाए गए थे। पहाड़ी लघु चित्रकला की रचना में प्रयुक्त पारंपरिक तकनीक का चयन कीजिए। इसके अंदर आपको बताना है कि किस प्रकार का जो तकनीक का प्रयोग है जो किसके अंदर हुआ था, पहाड़ी लघु चित्रकला के अंदर हुआ था। तो ये सबको पता है कौन सी है, इसके अंदर जो तकनीक है, जो विधि है वो कौन सी है, टेम्परा है। स्लाइड हो जाता हूं मैं ताकि आपको थोड़े क्वेश्चन है वो क्लियर दिख जाए। चलो आगे। संरचनात्मक प्रक्रिया में मूल्यांकन चरण का क्या उद्देश्य है, मूल्यांकन चरण का उद्देश्य आपको बताना क्या है। इसके अंदर अंतर्दृष्टि के बाद विचारों का विश्लेषण और परिष्करण है जो करना है, जो इसका क्या होता है, मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलो आगे चले। किसी दृश्य रचना या आकृति में लय, लय आप देखोगे यहाँ पर आपको दिख रहा है, इंग्लिश वाले में, इंग्लिश वाले में आप देखो क्या, रिदम, रिदम की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ये रिदम की बात कर रहा है। लय शब्द का क्या अर्थ है, लय शब्द का अर्थ बताना है आपको। लय शब्द का अर्थ क्या है, दृष्टि का बंधन, दृष्टि का क्या होता है, इसके अंदर बंधन होता है, दृष्टि का क्या होता है, बंधन है जो इसके अंदर होता है। चलो आगे। चित्रकला में किसी सतह के स्वरूप को किस नाम से जाना जाता है, सतह के स्वरूप को किस नाम से जाना जाता है। सतह का मतलब धरातल की बात कर रहा है, तो धरातल के अंदर आप देखोगे तो इसके अंदर क्या होता है, धरातल की क्या देखी जाती है, धरातल की हमेशा देखी जाती है बनावट। ठीक है, सतह के आधार पर यानी किस प्रकार से सतह बनी है, तो इसके अंदर क्या देखना है, बनावट।
इसका इंग्लिश वर्जन अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा क्या, टेक्सचर, जिसे अपन क्या कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पोत कहते हैं। इंग्लिश वर्जन आप जरूर देखा करो, ठीक है ना। ये क्या है, पोत है, पोत की बात कर रहा है। चित्रकला में किसी सतह के स्वरूप को किस नाम से, सतह की स्वरूप हमें बतानी है तो किस नाम से इसे हम पहचानेंगे, हम कहेंगे उसे पोत। आप इंग्लिश वाले वर्जन में देखोगे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर टेक्सचर दिख रहा है। चलो आगे चले। निम्नलिखित में से कौन से समूह ने तृतीयक रंग है। तृतीयक रंग क्या है, तृतीयक रंग कैसे होते हैं, प्रथम और द्वितीयक रंगों से मिलकर जो रंग बनता है वो कहलाता है तृतीयक रंग। तो इसके अंदर आप देखोगे लाल पीला नीला, ये प्राथमिक है, ठीक है। पीला नीला, नीला लाल, अच्छा ये नहीं है। तृतीयक बताना है ना, तो ये रहेगा इसके अंदर कौन सा आपका, लाल बैंगनी, पीला नारंगी, पीला हरा और नीला हरा और नीला बैंगनी। यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है, जो डी वाला है, जो एकदम से इसका सही माना जाएगा। हमारी कलर्स की क्लास अगर विद्यार्थियों ने देखी है तो आप इजी गोइंग इन क्वेश्चंस को निकाल सकते हो। ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चंस है जो एग्जाम के अंदर नहीं पूछे गए हैं डीएसएसबी के अंदर। दर्शक कला में किस प्रकार की रेखाएं सामान्यतः दूरी, प्रशांत, शांति, संतुलन, स्थिरता और सधैर्य से संबंधित होती है, सधैर्य से संबंधित होती है। इसके अंदर बताने की कौन सी रेखाएं जो दूरी दर्शाती है, प्रशांत दर्शाती है, शांति दर्शाती है, संतुलन। अब इसमें आप देखोगे ना, शांति और संतुलन की बात करोगे, शांति और संतुलन की बात करोगे तो इसके अंदर सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा कौन सा, क्षैतिज रेखा। कौन सी रेखा, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा कौन सी, ऐसे पड़ी हुई रेखा, ठीक है। हॉरिजेंटल लाइन आ गई, ठीक है ना, हॉरिजेंटल लाइन, बिल्कुल। क्षैतिज रेखा किस प्रकार के स्थायी भाव को दर्शाती है, अभी आई थी ना, अभी जस्ट उससे पहले यही क्वेश्चन था। तो ये जो आपकी कौन सी रेखा है, क्षैतिज रेखा, ये कौन किस प्रकार के भाव है जो दर्शाती है, तो किस प्रकार के भाव दर्शाती है, ये प्रशांतता के भाव है जो दर्शाती है। किसकी, प्रशांतता, यानी आप कहोगे शांति का भाव है जो दर्शाती है। कामनेस आ गया ना, कामनेस, कामनेस आ गया, ठीक है, बिल्कुल। इंग्लिश वाले वर्जन से ज्यादा आसान क्वेश्चन निकलेंगे। निम्नलिखित में से कौन ध्वनि कलाकार है। ध्वनि कलाकार की बात करें, इसके अंदर हम बात करें साउंड आर्टिस्ट की बात करें तो साउंड आर्टिस्ट माने जाते हैं जेनेट कॉर्डिफ। किसे माना जाता है, जेनेट कॉर्डिफ को माना जाता है। कौन से, साउंड आर्टिस्ट, ध्वनि कलाकार, ठीक है। साउंड आर्टिस्ट की बात करें, साउंड आर्टिस्ट की बात करें कौन है, ये जेनेट कॉर्डिफ है, इसको माना जाता है। कौन सा लोक अनुष्ठान नृत्य थारू जनजाति संस्कृति से निकटता से जुड़ा हुआ है और उनकी वेशभूषा कला द्वारा दृष्टिगत रूप से संपूरित होती है। इसके अंदर अगर आप बात करोगे, इसके अंदर अगर आप बात करोगे इसके अंदर अगर आप बात करोगे तो इसके अंदर कौन सी है, इसके अंदर है आपकी माघी नृत्य। कौन सा नृत्य है, माघी नृत्य, ठीक है, माघी नृत्य है। आप इंग्लिश वाले में देख सकते हो, इंग्लिश वाले में आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिख जाएगा कौन सा नृत्य, माघी नृत्य, यहाँ दिख रहा है, ये रहा माघी डांस, ठीक है, माघी डांस की बात कर रहा है। चलो आगे चले, आगे चले, क्योंकि इसके अंदर क्या 20-20 के स्टेप आते हैं, आप ध्यान रखना। पहले 20 क्वेश्चन आएंगे, उन 20 क्वेश्चनों को सबमिट करने के बाद आगे वाले 20 क्वेश्चन है जो ओपन होते हैं कुछ इस प्रकार से डीएसएसबी में। इसलिए पहले 20 क्वेश्चन होने के बाद दोबारा से 1 नंबर से स्टार्ट हो जाती है सीरीज, ठीक है। तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। वैसे क्वेश्चन 11, 12, 13 ऐसे नंबर चलता है, लेकिन वही 20 के बाद 1, 2, 3, 4 ऐसे स्टार्ट हो जाते हैं। हमारी टीम ने भी कुछ ऐसे ही आपके लिए प्रश्न जो तैयार किए। निम्नलिखित में से कौन सा किसी लोगों का सर्वोत्तम वर्णन है, इनमें से क्या चीज है जो किसी लोगो का सर्वोत्तम वर्णन है जो करता है, तो लोगो है जो किसी ब्रांड को निरूपित करने वाली छवि और पाठ का क्या है, संयोजन है। किसी ब्रांड को दिखाने की क्या है, छवि है, उसके लिए बनाया गया एक चित्र है क्या, लोगो, ठीक है। चलो, रागमाला चित्रकला को मुख्यतः किसके रूप में पहचाना जाता है। रागमाला चित्रकला अगर आप इसमें देखोगे, रागमाला चित्रकला अगर आप इसमें देखोगे तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो कंपनी, आदिवासी, इनमें नहीं, रागमाला चित्रण है जो इनके अंदर बात करें तो पहाड़ी शैली के अंदर रागमाला का चित्रण है जो हुआ है, ठीक है।
बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है इन्होंने, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, बहुत अच्छा प्रश्न है जो इन्होंने पूछा है, बहुत डीपली प्रश्न ये मान कह सकते हैं कि प्रश्न पूछा है। अक्षरों के माध्यम से मुद्रित सामग्री को समायोजित करने की कला को क्या कहा जाता है? अक्षरों के माध्यम से मुद्रित सामग्री को क्या करना है? समायोजित करना है। समायोजित करने की कला को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है टाइपोग्राफी। किसमें आता है? टाइपोग्राफी में आता है। हमारी टाइपोग्राफी की क्लास है जो मिशन आर्ट के यूट्यूब चैनल पे हमने करवाई थी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। अगर आपको ग्राफिक आर्ट पढ़ना है किसी भी एग्जाम के लिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। उसके अंदर बहुत बढ़िया तरीके से आपको टाइपोग्राफी वगैरह ग्राफिक आर्ट है जो पढ़ाया गया है, आपको ग्राफिक आर्ट है जो पढ़ाया गया है। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। 360 विज्ञापन अभियान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है? 360 डिग्री अगर विज्ञापन अभियान आपको चलाना है तो इनके अंदर निम्नलिखित में से कौन सा तरीका है जो सबसे महत्वपूर्ण है? इनके अंदर सबसे अच्छा तरीका होता है प्रिंट, डिजिटल, आउटडोर और सोशल मीडिया में एकीकरण। यानी प्रिंट भी होने चाहिए, डिजिटल भी होना चाहिए, आउटडोर और सोशल मीडिया में एकीकरण भी होना बहुत जरूरी है। इनके अंदर एकीकरण होना भी बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। क्या कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंट, डिजिटल, आउटडोर एंड सोशल मीडिया। ठीक है, आगे चले। निम्नलिखित में से कौन वर्ली कलाकार के रूप में प्रसिद्ध है? वर्ली कलाकार के रूप में तो आप जानते हो कौन से? जिव्य सोम मास्य है। कौन जिव्य सोम मास्य? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ, फिर है लतपतिया सुआ। लतपतिया सुआ एक प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकला है। इस कलाकृति से कौन सा चित्रकार संबंधित है? लतपतिया सुआ, लतपतिया सुआ याद है क्या? महासुंदरी देवी। कौन है महासुंदरी देवी? बहुत अच्छा प्रश्न है जो इन्होंने पूछा है। ठीक है, लतपतिया सुआ वाला। एपन अभिरचना सरस्वती चौकी विशेष रूप से किस प्रकार के अवसर के दौरान तैयार की जाती है? कौन सी कला में? एपन कला की बात कर रहा है। एपन कला में सरस्वती चौकी है जो विशेष रूप से किस अवसर पर तैयार की जाती है? तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो बच्चे की औपचारिक शिक्षा समारोह की जब शुरुआत होती है उस तक टाइम क्या होता है? सरस्वती चौकी है जो तैयार की जाती है। कौन सी कला में? एपन में। अब इसको आप दिमाग से भी कर सकते हो। सरस्वती यानी विद्या की देवी आ गई ना, तो इनके अंदर आप देखोगे तो किसी भी रस्म के अंदर सरस्वती का कोई उल्लेख है जो नहीं होता है। किसमें? बच्चे की पढ़ाई में सरस्वती का जो उल्लेख है होता है। अपने सामान्य तौर पर हम इसका सही आंसर है जो अपने दिमाग से कर सकते हैं। आगे चलो, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हल रेखाओं के चिन्ह के माध्यम से कर्षी क्षेत्र पैटर्न का सबसे पुराना साक्ष्य देता है? अब देखो प्रश्न को कितना बढ़िया तरीके से पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हल रेखाओं यानी हल की रेखाएं, हल की रेखाएं यानी हल के साक्ष्य, अपन ऐसे कह सकते हैं। किसकी बात कर रहा है? हल के साक्ष्यों की बात कर रहा है। तो हल के साक्ष्य कहां पर है? हल यानी हराई के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? कालीबंगा से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? कालीबंगा से मिलते हैं जो अपने राजस्थान के अंदर है। सिंधु घाटी की कलाकृतियों की कलात्मक शैली का सर्वोत्तम वर्णन कौन सा कथन करता है? सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करेंगे कि सिंधु घाटी की जो कलाकृतियां हैं उस कलाकृतियों की कलात्मक जो विशेषता है, कलात्मक जो शैली है, उसका सबसे बेहतरीन वर्णन है जो कौन सा कथन करता है? तो इसमें हम कहेंगे क्या? मानव और प्राणी आकृतियों का चित्रण अत्यंत यथार्थवादी था। इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे मानव और प्राणी आकृति जितनी भी इसके अंदर बनाई गई है उनका चित्रण वो बहुत यथार्थवादी नजर आता है। चाहे आप कांसे की नर्तकी ले लो, चाहे आप वो पुजारी की मूर्ति ले लो, कुछ भी ले लो आप, ठीक है ना, बहुत यथार्थ नजर आता है। आगे चले, देवी प्रसाद राय चौधरी को किस वर्ष यानी वर्ष में यानी किस वर्ष देवी प्रसाद राय चौधरी को किस वर्ष में औपनिवेशिक सरकार द्वारा मोस्ट एक्साल्टेड मेंबर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर यानी MBE के रूप में सम्मानित किया गया था? तो इनको कब मिला था?
ये मिला था इनको कब, सन 1937 में। देवी प्रसाद राय चौधरी को औपनिवेशिक सरकार यानी जो ब्रिटिश सरकार थी ना, उसके द्वारा मोस्ट एक्सालेंटेड या एक्सीलेंटेड मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर के रूप में सम्मानित किया गया था कब, 1937 में। आप इंग्लिश वाला देखोगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, किससे, ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा। ठीक है, कब दिया गया, ये सन 1937 में दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर सामान्यतः पुस्तकों को डिजाइन करने के लिए उपयोग में किया जाता है? अगर पुस्तकों को डिजाइन करना है तो कौन सा आएगा, पुस्तकों को डिजाइन करना है तो कौन सा आएगा, इन डिजाइन सॉफ्टवेयर है जो आएगा। ठीक है, आपको कोई पोस्टर वगैरह बनाना है तो किस में रहेगा, कोरेल ड्रॉ में रहेगा। ये तो बहुत मतलब अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन ग्राफिक आर्ट के पूछे। प्रिंट ग्राफिक डिजाइन, CMY के का क्या अर्थ है, CMY के का अर्थ है, यहाँ आप देखोगे इसका मतलब है सियान, इसका अर्थ है मेजेंडा, इसका अर्थ है येलो, और इसका अर्थ क्या है, की कलर यानी काला। तो आप देखोगे सियान, मेजेंडा, येलो और की कलर यानी काला। ठीक है, CMY के, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, प्रश्न बहुत पॉपुलर प्रश्न है ये। ठीक, काली घाट चित्रकला का वह रूप है जो 19वीं शताब्दी में किसके बाजार में चित्रकारों द्वारा बनाया गया था। तो कहां पर बनाया गया था, आप देख सकते हो काली घाट का संबंधी किससे है, कलकत्ता से। तो इसका ज्यादा कुछ हार्ड इन्होंने क्वेश्चन है जो नहीं पूछा है, नॉर्मल सा क्वेश्चन से हर विद्यार्थी इसको कर सकता है। पैकेजिंग डिजाइन का कौन सा तत्व उपभोक्ता के क्रय निर्णय को प्रत्यक्ष रूप से सबसे अधिक प्रभावित करता है, यानी क्रय निर्णय के, खरीद के निर्णय को, इनमें से पैकेजिंग डिजाइन का कौन सा जो तत्व है वो सबसे ज्यादा मतलब ग्राहक को आकर्षित करता है, तो वो करता है इसका दृश्य आकर्षण और ब्रांडिंग, यानी किस प्रकार की इसकी ब्रांडिंग की गई है और किस प्रकार से दिखने में अच्छा लगता है। आपको पता है जो चीजें दिखने में अच्छी लगती है वो सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। ठीक है, आगे चले। KCS पणिकर के बाद की कलाकृतियों के साथ कौन सी शैलीगत विशेषता सबसे अधिक संबंधित है? ठीक है, किसकी, KCS पणिकर की बात करें कि बाद की कलाकृतियों के साथ अगर देखा जाए तो कौन सी शैलीगत विशेषता है जो सबसे अधिक संबंधित है, बहुत अच्छी है। इसके अंदर आपको कैलीग्राफिक सिंबल्स और एब्स्ट्रैक्ट स्पिरिचुअल ज्योमेट्री फॉर्म है जो आपको देखने को मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर ए या ए वाला है जो एकदम इसका सही उत्तर होगा। मध्य प्रदेश में भील समुदाय के समर्थी स्तंभों को क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। मध्य प्रदेश के अंदर भील समुदाय की जो समर्थी स्थल है, जो समर्थी स्तंभ है, उन स्तंभों को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है गटला। क्या कहा जाता है? उनको गटला कहा जाता है। रेडी टू वियर पद किस फ्रांसीसी वाक्यांश के लिए किया गया? रेडी टू वियर की बात करें, रेडी टू वियर पद किस फ्रांसीसी वाक्यांश के लिए किया गया? तो ये है प्रेंट ए पोर्टर, प्रेंट ए पोर्टर के लिए इसका उपयोग किया गया है। आप यहाँ पर देखोगे रेडी टू वियर, और यहाँ आप देख सकते हो क्या, प्रेंट ए पोर्टर, बिल्कुल सही आंसर है इसका माना है। सामाजिक मुद्दे वाले पोस्टर के सामाजिक मुद्दे वाले पोस्टर से ध्यान खींचने में कौन सा घटक सर्वाधिक प्रभावी है? अगर सामाजिक मुद्दे का कोई पोस्टर हो, सामाजिक मुद्दे पर अगर कोई पोस्टर बनाया हो तो उसके अंदर सबसे ज्यादा ध्यान है जो कौन सा घटक या कौन सा तत्व है जो खींचता है, तो उसके अंदर बोल्ड रंग और प्रभावशाली छवि है, वो ध्यान है जो सबसे ज्यादा खींचता है। ठीक है, अजंता की गुफाओं में किस चित्रकला को भारतीय कला की उत्कृष्ट कृति माना गया है? भारतीय कला की उत्कृष्ट कृति किसे माना गया है? इसके अंदर आप देखोगे, इसके अंदर आप देखोगे तो इसके अंदर आपको स्पष्ट दिख रहा है अजंता की गुफा संख्या 1 में बना हुआ चित्र कौन सा? बोधिसत्व पद्मपाणि। कौन सा चित्र है? बोधिसत्व पद्मपाणि वाला। ये हमारे बैचेज हैं, आप अपनी इच्छा के अनुसार जहां के भी विद्यार्थियों ऐप ज्वाइन कर सकते हो। मिशन आर्ट ऐप को डाउनलोड जरूर कर लीजिए क्योंकि लिंक है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से, है ना, अब अगला तीसरा स्टेप आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐसी त्रिआयामी आकृति को संदर्भित करता है जिसमें मोटाई और गहराई होती है? जिसमें मोटाई और गहराई है, 3D वाली बात करता है। तो मोटाई और गहराई हो तो ये कौन सी दिखाती है? ये दिखाती है
प्रारूप, प्रारूप के अंदर ये चीजें आती है। प्रारूप आप इंग्लिश में देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा फॉर्म। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रेफर्स टू ए 3 डायमेंशनल फिगर, 3 यानी 3D, अपन कह सकते हैं क्या, 3D विद थिकनेस एंड डेप्थ, जिसमें थिकनेस भी हो, क्या हो, यहाँ पर देख रहे हैं ऐसी कलाकृति संदर्भित जिसमें क्या हो, मोटाई भी हो रहे गहराई भी हो, तो वो क्या होती है, 3D का रूप होती है, 3D फॉर्म में होती है। तो प्रारूप आप इंग्लिश वर्जन है जो जरूर देखा करो। प्रारूप का मतलब क्या है, यहाँ पर इसका मतलब है फॉर्म। आप फॉर्म देखोगे तो आंसर कर दोगे। भारतीय सौंदर्य सिद्धांत में भाव पद को संदर्भित करता है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में भाव है जो किस पद को संदर्भित करता है, भाव कलाकृति में अभिव्यक्त संवेगात्मक स्थिति या भाव, यानी कलाकृति के अंदर कलाकार ने क्या दर्शाया, क्या अभिव्यक्ति की है, कि किस प्रकार के भाव है जो उन्होंने दर्शाए हैं, तो वो क्या कहलाए हैं, भाव कहलाए। अपने मन के विचार है जो इसके अंदर दर्शाए वो होते हैं भाव। भारत में आधुनिक कला का अग्रदूत किसे माना जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत में आधुनिक कला का जो अग्रदूत है जो किसे माना जाता है, सबको पता है कौन है, राजा रवि वर्मा, है ना, राजा रवि वर्मा। कलाकार एन एस बेंद्रे, कौन, एन एस बेंद्रे को प्रतिष्ठित कालिदास पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, प्रतिष्ठित कालिदास पुरस्कार इसे कब मिला, इसे मिला था सन 1984 ईस्वी में। ये सारे प्रश्न हमारी क्लासों से पूछे गए हैं, हमारी क्लासों से ये प्रश्न है जो पूछे गए हैं। हाँ, हमारी क्लासों में आपको मोस्टली क्वेश्चंस है जो आपको मिल जाएंगे, जो चीजें हमने पढ़ाई है। जोगीमारा गुफाएं कहाँ स्थित है, तो जोगीमारा गुफा की अगर आप बात करोगे तो जोगीमारा गुफा है जो पुरानी सरगुजा रियासत कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ के अंदर है। किस प्रकार की दृश्य कला सौंदर्य प्रज्ञा की अपेक्षा अवधारणाओं पर अधिक बल देती है और प्राय बात करें तो प्राय मिश्रित माध्यमों या स्थापनों का उपयोग करती है। एक तो प्रश्न को आप बहुत ढंग से पढ़ाते, प्रश्न को ढंग से पढ़ोगे तो प्रश्न इतना आसान है, ये प्रश्न इतना आसान है तो आप इसका आंसर दे सकते हो। ये कहता है कि ये किस प्रकार की दृश्य कला है जिसके अंदर सौंदर्य प्रज्ञा की अपेक्षा, जिसके अंदर सौंदर्य न देख करके अवधारणाओं पर अधिक बल दिया जाता है, किस पे, अवधारणा पर बल दिया जाता है, और प्राय, और इसके साथ हम बात करें तो मिश्रित माध्यमों या स्थापनों का उपयोग करती है। तो इसमें किसमें होता है, ये होता है कंसेप्चुअल आर्ट में, जिसे हिंदी में कहा जाता है संकल्पनात्मक कला। कौन सी, संकल्पनात्मक कला, ठीक है। हाँ, इंग्लिश वाला शब्द है जो ज्यादा आसान है, इसे कहा जाता है कंसेप्चुअल आर्ट। क्या कहा जाता है, कंसेप्चुअल आर्ट इसे कहा जाता है। अरस्तु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेजेडी के 6 आवश्यक भागों में से एक नहीं है। ट्रेजेडी के 6 भागों में से क्या नहीं है, प्रदर्शन है, पात्र है और कथानक है। क्या नहीं है, इसके अंदर संवाद है जो नहीं आएंगे, इसके अंदर क्या नहीं आएंगे, संवाद नहीं आएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न उन्होंने पूछा है, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि जो सत्य है, जो सुंदर है, जो लाभदायक है वही कला, जो सत्य है, जो सुंदर है, रविंद्रनाथ टैगोर के अलावा ऐसी बात कौन कर सकता है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना दृश्य कला में असममित संतुलन को सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित करती है। दृश्य कला के अंदर असममित संतुलन को सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित करती है। क्या करती है, इसके अंदर एक ऐसा लैंडस्केप होता है जहां एक और विशाल दृश्यगत द्रव्यमान दूरी और रंग व बनावट द्वारा संतुलित किया जाता है। मतलब एक ऐसा चित्र बनाना, लैंडस्केप यानी दृश्य बनाना जिसके अंदर विशाल दृश्यगत द्रव्यमान हो, बहुत बड़े बड़े दृश्य हो, तथा दूरी भी दिखाई गई हो, रंग भी और रंगों की बनावट, और उनसे सबसे क्या होता है, संतुलन है जो उत्पन्न होता है। ठीक है, आप इंग्लिश में आप यहाँ देखोगे, आपको देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। बेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब दूसरों के सामने प्रेजेंट करना, ठीक है। एसाइमेट्रिकल बैलेंस इन विजुअल आर्ट, तो इसके अंदर बहुत क्लियर लिख रहा है, एक लैंडस्केप वेयर ए लार्ज विजुअल मास ऑन वन साइड, एक तरफ बहुत बढ़िया तरीके से बड़े दृश्य में दिखाया गया हो, बैलेंस्ड बाई, जो मतलब संयोजित किया हो किसके द्वारा, कलर और
टेक्सचर यानी पोत और आदि जो कला के तत्व हैं उनके द्वारा। ठीक है, हाँ, एक ऐसा दृश्य जिसके अंदर आप देखोगे, एक ऐसा दृश्यात्मक दृश्य जिसके अंदर बहुत बढ़िया तरीके से जो दृश्य दिखाना है वो दिखाया गया है और उसको मतलब संतुलित किया गया है, बैलेंस यानी संतुलित किया गया है किसके द्वारा, कलर के द्वारा, रंग के द्वारा, टेक्सचर यानी पोत के द्वारा और अन्य चीजों के द्वारा। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था? साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को है जो कब मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को ये मिला था सन 1913 के अंदर। कब मिला था इसे? सन 1913 के अंदर मिला था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यवसायिक कला और ललित कला के बीच मुख्य अंतर को सर्वोत्तम ढंग से व्यक्त करता है? तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कथन है जो व्यवसायिक कला, ठीक है, हाँ, व्यवसायिक कला और ललित कला के बीच मुख्य अंतर को बहुत बढ़िया ढंग से क्या करता है? व्यक्त करता है। तो वो क्या है? वो है व्यवसायिक कला उत्पादों या सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए बनाई जाती है। व्यवसायिक कला है जो किसके लिए बनाई जाती है? उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए बनाई जाती है, जबकि ललित कला सौंदर्य और अभिव्यंजक उद्देश्यों के लिए बनाई जाती है। बिल्कुल ये बात सही है। व्यवसायिक कला है जो किसके लिए? उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए, विज्ञापन करने के लिए, और आपकी ललित कला है जो सौंदर्य, जो सुंदर दिखे और उसके अंदर मतलब कुछ कलाकार के या जो समाज के जो भी भाव हैं वो भी उसके अंदर दिखाए जाते हैं। आगे प्रश्न पे चले। डिजाइन के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अवयवों की पैटर्न युक्त पुनरावृत्ति, आवृत्ति और संगठित गति को संदर्भित करता है? ये क्या करता है? ये करता है डिजाइन के सिद्धांतों के संदर्भ में। डिजाइन के सिद्धांतों के संदर्भ में ये बताना कि निम्नलिखित से कौन से शब्द हैं जो, कौन सा शब्द अवयवों की पैटर्न युक्त पुनरावृत्ति, शब्दों की पैटर्न युक्त क्या हो? पुनरावृत्ति हो, उसकी आवृत्ति हो। और फिर अगर मैं बात करूं तो हम कहेंगे कि आवृत्ति और संगठित गति को भी क्या करता है? संदर्भित करता है। यहां आप देखोगे आवृत्ति और संगठित गति, तो ये सब किसमें होते हैं? ये सब होते हैं किसमें? लय में। ये किसमें होते हैं? लय में होते हैं। इन सब में क्या होना चाहिए? रिदम होनी बहुत जरूरी है। यहां आप देखोगे आपको क्लियर दिख जाएगा क्या? रिदम। टाइप मापन के एक पाइका में कितने बिंदु होते हैं? अगर हमारी टाइपोग्राफी की क्लास देखिए तो वहां से ये सीधा प्रश्न उठ के आया है। कितने होते हैं? 12 होते हैं। हमारी टाइपोग्राफी की क्लास है जो मैंने 3 या 4 क्लासें हैं जो यूट्यूब पे डाल रखी है, उस जो भी विद्यार्थी उसको देख के गए उनके ये टाइपोग्राफी वाले एक भी क्वेश्चन है जो गलत नहीं हुए हैं। ठीक है, रूपप्रद कला पद से क्या आशय है? रूपप्रद कला पद से क्या आशय? रूपप्रद कला के अंदर बात करें तो इसमें ऐसी कलाएं हैं जिसके अंदर है मॉडलिंग यानी मोल्डिंग या संरूपण शामिल होता है, जैसे मूर्ति कला या मृत्तिका शिल्प आकृतियां। क्या कहता है? रूपप्रद कला पद से क्या आशय? रूपप्रद जिसके अंदर रूप हो। ये कहता है, अब इस आंसर को कैसे काट सकते हो? ऐसी कलाएं जो अस्थायी हो, नहीं केवल स्कूलों में पढ़ाई जाती है, ये भी नहीं। इधर आप देखोगे प्लास्टिक सामग्री का उपयोग करके बनाई गई, ये भी नहीं। तो ऐसी कलाएं जिसके अंदर क्या है? मोल्डिंग यानी मोल्डिंग है, मतलब मूर्तियां बनाई जाती है, या फिर संरूपण शामिल होता है, कोई रूप दर्शाया जाता है। मुख्य रूप से कि जिसके अंदर रूप दर्शाया जाए वो क्या कहलाती है? रूपप्रद कला कहलाती है। इसके अंदर जैसे मूर्ति कला या आपकी मृत्तिका, पत्थर की बनाएगी मूर्ति कला, या कोई धातु की हो, या फिर कोई मिट्टी की बनाएगी कलाकृतियां भी इसके अंदर शामिल होती है। आप यहाँ पर देखते हो क्या 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 मिनट प्लास्टिक आर्ट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर इन्वॉल्विंग मोल्डिंग द शेप सच, जैसे स्कल्पचर के समान हो या फिर सिरेमिक आर्ट्स हो, ठीक है, मिट्टी की बनी हो। निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक अपभ्रंश शैली चित्रकला की प्रमुख दृश्य विशेषता है? किसकी बात कर रहा है? प्रारंभिक अपभ्रंश शैली की दृश्य विशेषता है जो क्या है? क्या इसके अंदर? इसके अंदर आंखें, दीर्घित आंखें, बड़ी बड़ी आंखें, बोल्ड आउटलाइन और सपाट संयोजन है जो क्या है? अपभ्रंश शैली की विशेषता है। इंग्लिश वाले प्रश्न को और ढंग से पढ़ोगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोमिनेंट विजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली अपभ्रंश स्टाइल, यहां देखोगे तो एलोंगेटेड आई,
बोल्ड आउटलाइंस एंड फ्लैट कंपोजिशन है जो इसके अंदर शामिल था। किसके अंदर? आपका प्रारंभिक अपभ्रंश शैली के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन औपचारिक शैक्षणिक वर्गीकरण में दृश्य कला की 3 प्राथमिक शाखाओं को सर्वोत्तम रूप से निरूपित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन, इसमें से आपको वो संयोजन बताना है जो औपचारिक शैक्षणिक वर्गीकरण में, औपचारिक शैक्षणिक वर्गीकरण आपको करवाना, तो उसके अंदर दृश्य कला की 3 प्राथमिक शाखाओं को सर्वोत्तम रूप से दिखाता है। दृश्य कला में 3 प्राथमिक क्या चीजें हैं? चित्रकारी, मूर्तिकला और वास्तुकला है जो आती है। चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला है जो इसके अंदर आती है। ठीक है। केसीएस पनिकर ने स्थानीय कला शिल्पी और आध्यात्मिक विषयों से प्रेरित होकर कौन सी प्रसिद्ध कलाकृति श्रृंखला की रचना की थी? केसीएस पनिकर की आपको वो श्रृंखला या वो चित्रों की वो सीरीज बतानी है जो वो स्थानीय कलालिपि से, जो स्थानीय कलालिपि और आध्यात्मिक विषयों से प्रेरित होकर के बनाई थी। तो सबको पता है वर्ड्स एंड सिंबल्स। वर्ड्स एंड सिंबल्स ये केसीएस पनिकर की बहुत प्रसिद्ध कलाकृति मानी जाती है। निम्नलिखित में से किसे पारंपरिक रूप से ललित कला का भाग नहीं माना जाता है? पारंपरिक रूप से किसे ललित कला का भाग नहीं माना जाता है? इसके अंदर मूर्तिकला है, आरेखन है, चित्रकारी है, क्या इसमें अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग इसके अंदर नहीं आती है। इंजीनियरिंग इसके अंदर नहीं आती है। इसके अंदर स्कल्प, ये आरेखन, ये ड्राइंग है। ठीक है ना। देखो कैसे लिखा है इन्होंने, ड्राइंग, कंफ्यूज होने के लिए। तो इंग्लिश वर्जन आप जरूर देखा कर। इधर आप देखो, ये देखो, ये ड्राइंग है, ये स्कल्पचर है, ये पेंटिंग है। तो इसमें क्या नहीं आती? इंजीनियरिंग, अभियांत्रिकी जो इसके अंदर नहीं आती। चलो, रेखीय परिप्रेक्ष्य का सर्वाधिक मूलभूत प्रकार कौन सा है? रेखीय परिप्रेक्ष्य का सबसे मूलभूत प्रकार है इसका एकल बिंदु परिप्रेक्ष्य। मूलभूत प्रकार इसका एकल बिंदु परिप्रेक्ष्य। ठीक है। चलो आगे चले। निम्नलिखित में से, अच्छा 19वां 20वें प्रश्न पे आ जाओ। इतिहासकार आनंद कुमार स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? इतिहासकार आनंद कुमार स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? सिलोन में हुआ था। कहाँ हुआ था इसका जन्म? सिलोन के अंदर हुआ है। ठीक है। हाँ देख लो, यहाँ पर देख लो, ये रहा सिलोन। ये हमारा जो अर्जुन बैच है जो राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए, और भी बहुत सारे बैच है जो मिशन आर्ट है, जो मैं ये कहूँ कि नॉमिनल कॉस्ट पे आपको तैयारी करवाता है। और एक बताऊंगा कि आप पूरे भारत के अंदर हम एक ऐसा बैच लेके आ रहे हैं जिसके अंदर सभी जो वैकेंसियां उनकी तैयारी आपको करवाई जाएगी। वो है हमारा नटराज बैच। बहुत अच्छा बैच है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। हमेशा से मैं तो कहूंगा उसे ज्वाइन ही रखिए। एकाकृति शिला काल में किस कला रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया जिसने बाद में पूर्वी एशिया को प्रभावित किया? ठीक है भाई, इसके अंदर अगर हम बात करें, इसके अंदर हम बात करें तो हम कहेंगे क्या? एकाकृत शिला काल में, पत्थरों के काल में, शिला काल मतलब पत्थरों का काल आ गया। ठीक है। काल में किस कला रूप में महत्वपूर्ण, किस कला रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया जिसने बाद में पूर्वी एशिया को प्रभावित किया? पूर्वी एशिया को प्रभावित किया किसने? बौद्ध मंदिरों ने। किसने किया? बौद्ध मंदिरों ने। पत्थर के कौन से मंदिर? बौद्ध मंदिर। कौन से मंदिर? पत्थर के बौद्ध मंदिर। ठीक है। चलो भाई आगे। यहाँ आप इंग्लिश वाला देखोगे तो और ढंग से इसको समझ पाओगे, है ना। हाँ, ईस्ट एशिया के अंदर बात करें तो यहाँ आपका क्लियर दे रखा है स्टोन पेगोडास। हाँ यही है इसमें। जैन पांडुलिपि चित्रकला मुख्यतः किस काल में फली फूली? जैन पांडुलिपि वाला प्रश्न है जो पूछा ही पूछा जाता है। जैन पांडुलिपि की बात करें तो 11वीं से 16वीं शताब्दी, यानी 16वीं शताब्दी के बाद इसके, 16वीं शताब्दी से फिर किसको शुरू मान लिया जाता है? फिर इसे मान लिया जाता है राजस्थानी, मुगल, पहाड़ी वो शैलियां आ जाती है। यहाँ देखोगे 7वीं से 10वीं नहीं, तीसरी से छठी नहीं है, और 19वीं तो ये तो सवाल ही नहीं आता है। तो एकदम आसान प्रश्न है जो इन्होंने पूछा है, थोड़ा सा दिमाग से करोगे आंसर निकल जाएगा। इन क्वेश्चनों को पढ़ना ढंग से, बाकी क्वेश्चंस वही है, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन देखने पड़ेंगे, वरना तो क्या है, थोड़ी इसकी भाषा है वो थोड़ी अलग प्रकार की भाषा है जो डीएसएस में पूछता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय कला में राष्ट्रकूटों के योगदान का सर्वोत्तम वर्णन करता है?
भारतीय कला में राष्ट्रकूटों का सर्वोत्तम में जो योगदान है वो क्या है? प्रतीकात्मक मूर्ति कला की समृद्धि के साथ शैलकृत वास्तु शिल्पों में क्या करना? निरूपण करना। यानी राष्ट्रकूटों ने क्या कार्य किया? राष्ट्रकूटों की बात करें तो राष्ट्रकूट के काल में एलोरा और एलिफेंटा जैसी गुफाएं जो बनाई गई, तो ये कहा जाता है कि प्रतीकात्मक और मूर्ति कला की समृद्धि के साथ शैलकृत वास्तुकला में निपुणता जो नजर आती है हमें किस काल में? राष्ट्रकूटों के काल में। ठीक है, ये राष्ट्रकूटों का योगदान है। निम्नलिखित में से कौन सी जोमोन मृदभांड की विशिष्ट विशेषता है? तो जोमोन मृदभांड की विशिष्ट विशेषता आप यहां देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डेस्टिनेटिव फीचर ऑफ जोमोन पॉटरी। जोमोन पॉटरी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है जोमोन मृदभांड की। तो जोमोन मृदभांड की बात करें तो इसके अंदर मुड़ी हुई डोरी की छापों और कुंडलित किनारों वाले मृदभांड है जो बने हुए हैं। मुड़ी हुई डोरी की छाप, मुड़ी हुई डोरी की छापों और कुंडलित किनारों की वाले जो मृदभांड है जो किसके अंदर आते हैं? जोमोन मृदभांड की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। बहुत, ये मैं ऐसे कहूंगा बहुत तकड़ा प्रश्न पूछा है डीएसएसपी ने। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की कलात्मक अभिव्यक्ति की विशिष्ट विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, सभ्यता की कलात्मक अभिव्यक्ति की विशिष्ट विशेषता क्या है? इसकी विशिष्ट विशेषता में हम कहेंगे पशु चित्रों और लिपि वाली मोहर भी बहुत अच्छी है। अब देखो, एक और सिंधु घाटी सभ्यता का पूछा गया था, इसके अंदर हमने क्या देखा था कि मनुष्यों की आकृतियों को बहुत बढ़िया तरीके से बनाया गया, लेकिन यहाँ देखोगे तो यहाँ आपको मनुष्यों की आकृति नहीं नजर आ रही ना। तो जो इसके अंदर ऑप्शन डाल रहा है ना, इनमें से कौन सा उपयुक्त है वो आपको सिलेक्शन करना, चुनाव करके ऑप्शन है जो आपको बताना है। इन चीजों को आप रट नहीं सकते। आप देखोगे क्या सिंधु घाटी सभ्यता में एमुर तेल चित्रण था? नहीं। सोने के पत्थरों, नहीं, सोने का तो काम ही नहीं था वहां पर। ठीक है, बड़े पैमाने के भित्ति चित्र इसमें नहीं मिले थे। इसमें तो जो मोहरें वगैरह मिली थी तो पशुओं की मिली थी ना, तो पशु चित्रों और लिपि वाली मोहरें जो इसके अंदर मिली थी। फिर आप देखो आगे, सीन काल के दौरान बनाए गए मृत्तिका सैनिकों का एक अद्भुत संग्रह है। सीन काल के दौरान बनाए गए मृत्तिका सैनिकों, मृत्तिका मिट्टी के सैनिकों का एक अद्भुत संग्रह जो हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो ये हमें देखने को मिलता है कहां पर है? टेराकोटा आर्मी। इसका सही आंसर क्या? टेराकोटा। ये तो बहुत क्लियर, आर्मी से सैनिकों, देखो क्लियर देर का, इसको आप आंसर कर सकते हो। ये हार्ड क्वेश्चन है जो नहीं है। द किन dynasty is known for extraordinary collection of clay soldiers। यहाँ आप इंग्लिश वाले में देखोगे एकदम स्पष्ट दे रखा है क्या आपका, यहाँ पर आप देखोगे टेराकोटा आर्मी आपका आंसर। क्वीन डायनेस्टी आ गया ना, क्वीन डायनेस्टी, क्वीन राज्य की बात करें जिन्होंने अतिरिक्त एक संग्रह बनाया किसके? मिट्टी के सोल्जर्स का, जिसे क्या कहा गया? अपन ऐसे कह सकते हैं जिसे टेराकोटा आर्मी है जो कहा गया। बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय चित्रकला शैली जापानी वोस तकनीक से प्रभावित थी और इसने औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय पारंपरिक कला को पुनः जीवित करने का प्रयास किया था? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय चित्रकला शैली जो जापानी वोस तकनीक, प्रश्न तो यही पकड़ में आ गया, जापानी वोस तकनीक कौन सी आ गई? बंगाल शैली आ गई। प्रश्न को पकड़ने का तरीका है, से प्रभावित थी और इसने आगे, अगर ये वहां नहीं पकड़ पाओ तो यहां पढ़ो, इसने औपनिवेशिक काल यानी ब्रिटिश अंग्रेजों के काल में या ब्रिटिश शासन काल के दौरान भारतीय पारंपरिक कला को क्या किया इन्होंने? पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। तो कौन सी शैली थी? बंगाल शैली। बंगाल शैली रविंद्रनाथ टैगोर और वो उनके शिष्य है जो इसके अंदर आते हैं। ठीक है भाई, प्रश्न नंबर 8 के अंदर चले। प्रकृति, पौराणिक कथाओं और जनजातीय देवताओं को चित्रित करने के लिए किस चित्रकला परंपरा में सत्रित बिंदुओं और जीवंत रंगों का उपयोग किया जाता है? इसके अंदर अगर आप बात करोगे, इसके अंदर आप देखो क्या प्राकृतिक या पौराणिक कथाओं और जनजातीय देवताओं आ गए ना, जनजातीय देवताओं को चित्रित करने के लिए किस चित्रकला परंपरा में स्तरित बिंदुओं और जीवंत रंगों, स्तरित बिंदुओं और जीवंत रंगों का उपयोग किया जाता है? ये किसमें किया जाता है? ये किया जाता है भील जनजाति में। किसमें किया जाता है? ये किया जाता है भील जनजाति में।
ठीक है, यहाँ आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हो, बेल जम जाती है। भारत में गुप्त काल में किस कलात्मक चरण की शुरुआत हुई थी? यहाँ आप देखोगे भारत में गुप्त काल के अंदर बात करें तो किस कलात्मक युग की जो शुरुआत हुई थी, इसके अंदर हम बात करेंगे तो शास्त्रीय भारतीय मूर्तिकला की शुरुआत है जो कहाँ से मानी जाती है? गुप्त काल से मानी जाती है। मूर्तिकला का शास्त्रीय चरण, या इंग्लिश में हम देखेंगे क्लासिकल फेज ऑफ स्कल्पचर, भारतीय शास्त्रीय मूर्तिकला की शुरुआत यहाँ से मानी जाती है। चलो आगे, निम्नलिखित में से कौन सी मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की एक विशिष्ट विशेषता है? मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की एक विशिष्ट विशेषता है जो आपको क्या बतानी है? यहाँ देखो, आध्यात्मिक अभिव्यक्ति के साथ स्वदेशी भारतीय शैलीगत तत्व ये भी है, बौद्ध प्रतिमाओं का अभाव नहीं, बनी हुई है, ठीक है, यथार्थवादी परिच्छ और तीक्ष्ण विशेषताएं ये भी इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर आप देखोगे तो, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, इसके अंदर आप देखोगे तो इसके अंदर आपको अच्छा एक दे रखे हेलेनिस्टिक चेहरे की विशेषता, ये भी नहीं है। यही है पहला, आध्यात्मिक अभिव्यक्ति के साथ स्वदेशी भारतीय शैली के तत्व जो आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। आध्यात्मिक तत्व अभिव्यक्ति के साथ क्या है? स्वदेशी भारतीय शैली के तत्व आपको देखने को मिलते हैं। बिल्कुल ये इसका आंसर है जो सही है। जिस बच्चे ने हमारी क्लास से देखी वो प्रश्न है जो आराम से इस क्वेश्चन को निकाल के आया है। आगे चलो, प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सुंग काल से सर्वाधिक निकटता से संबंधित है? सुंग काल के अंदर बात करें तो सबसे निकट संबंध है जो कौन सी विशेषता का रहा है, या हम कहेंगे कि सुंग काल की कला में इनमें से कौन सी विशेषता है जो सबसे महत्वपूर्ण थी? गांधार शैली थी नहीं सुंग काल में, पॉलिश किए गए बलुआ पत्थर का एका संपत्ति नहीं है तो मौर्य का आ गए, चैत्य मठ सहित बौद्ध मठ ये भी गलत है। स्तूपों के प्रवेश द्वारों और रेलिंग्स पर आख्यान उद्धृत किए गए, बिल्कुल स्तूप है जो सुंग काल की देन माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो एकदम से सही है जो इसका आंसर रहेगा। नैरेटिव रिलीफ ऑन स्तूपा गेटवे एंड रेलिंग्स, ठीक है। हाँ, आगे चलो, सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार की लिपि का उपयोग किया जाता था? इसके अंदर आप देखोगे, इसके अंदर आप देखो कौन सी? चित्रलेखीय लिपि यानी पिक्टोग्राफ। कौन सी हो गई? ये हो गई आपकी कौन सी? पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफी यहाँ दे रखे है ना, ये पिक्टोग्राफिक, बिल्कुल। इंग्लिश वाला देखना बहुत जरूरी है। जौनसारी संस्कृति चित्रकला के आरंभिक चरण में क्या दर्शाया जाता है? जौनसारी संस्कृति चित्रकला के आरंभिक चरण में क्या दर्शाया जाता है? तो इसके अंदर क्या दर्शाया जाता है? फूलों के डिजाइन के साथ होली का जश्न। फूलों के डिजाइन के साथ होली का जश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। अच्छा, ये नहीं है इसके अंदर, ये नहीं है, हाँ ये नहीं है, फूलों का जश्न ये नहीं है। इसके अंदर है पारंपरिक परिधानों और हारुल नृत्य के साथ जौनसारी दिवाली। हाँ, जौनसारी दिवाली है इसके अंदर, ठीक है ना। जौनसारी, कौन सी? जौनसारी संस्कृति में जौनसारी दिवाली है जो सबसे पहले आरंभिक चरण में दर्शाई जाती है। फिर बात करें आगे, तंजौर चित्रकला किस सामग्री के उपयोग के लिए प्रसिद्ध है? तंजौर चित्रकला के अंदर बात करेंगे तो हम कहेंगे स्वर्ण पत्र और अर्धकीमती पत्र। स्वर्ण पत्र और अर्धकीमती पत्र आप यहाँ पर इंग्लिश वाले में देखोगे गोल्ड फॉइल एंड सेमी प्रीसियस स्टोन, बेशकीमती जो पत्थर है उनका प्रयोग जो इसके अंदर किया गया है। अपनी कुंडली, चित्रनुमा, वृतांत संरचना के लिए प्रसिद्ध फड़ चित्रकला पारंपरिक रूप से किस विषय से संबंधित है? अपनी कुंडली, चित्रनुमा, वृतांत संरचना के लिए प्रसिद्ध फड़ चित्रकला पारंपरिक रूप से किस विषय से संबंधित है? तो इसके अंदर आप देखोगे तो ये मिलेगी आपको स्थानीय देवी देवताओं और वीर गाथाओं की महत्वपूर्ण कथाएं। यहाँ अगर आप देखोगे ना, फड़ चित्रकला की बात करें तो फड़ चित्रकला में क्या होता है? देवी देवताओं की कहानियां होती है और वीर गाथाओं की महाकाव्य है, महाकाव्य है जो इसके अंदर बनाई गई। जैसे पाबू जी की फड़ है, गोगा जी की, रामदेव जी की, इन सब की क्या है? फड़ है जो देखने को मिल जाती है। देवनारायण जी की फड़, ये फड़ चित्रकला में मैंने आपको पढ़ाया भी था। इतनी कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया। ललित कला के अंतर्गत किसकी अंतरकला के अंतर्गत कितनी प्रमुख शैलियां हैं जो होती है? ललित कला के अंदर प्रमुख शैलियों की बात करें तो कितनी आती है? प्रमुख शैलियां आती है इसके अंदर कितनी? 5। कितनी शैलियां आती है?
इसके अंदर 5 शैलियां आती है। अच्छा, आगे चले। दक्षिण भारत में पोंगल के दौरान निम्नलिखित में से फर्श की कौन सी सजावट पारंपरिक रूप से प्रचलित है? किसमें बात करें? दक्षिण भारत में बात करें। दक्षिण भारत में पोंगल त्योहार मनाया जाता है। उस समय फर्श को सजाने के लिए कौन सी पारंपरिक जो सजावट है उसका उपयोग किया जाता है? तो कौन सी का किया जाता है? ये किया जाता है कौन सी? कोलम का। किसका किया जाता है? कोलम का किया जाता है। आगे चलिए, इसका आंसर कोलम होगा। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजाओं ने करवाया था। एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण है जो किसने करवाया था? तो ये करवाया था कैलाश कृष्ण प्रथम। ठीक है, कृष्ण प्रथम ने ये क्या है इसका निर्माण करवाया था। कौन सा? राष्ट्रकूट राजा था कौन? कृष्ण। ठीक है, कृष्ण प्रथम। तो ये भी अच्छा प्रश्न है। गोंड समुदाय मुख्यतः किस समूह से संबंधित है? गोंड समुदाय की बात करें तो गोंड क्या है? जनजाति है। गोंड जनजाति है। तो ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है, कर दोगे आराम से। ठीक है, पट्टड़कल। पट्टदकल या पट्टड़कल में विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस चालुक्य शासक ने करवाया था? विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण है जो किसने करवाया था? रानी लोम महादेवी के द्वारा किया गया था। रानी लोक महादेवी है उसके द्वारा इसका निर्माण है जो करवाया गया था। ठीक है, पट्टड़कल के विरूपाक्ष मंदिर का। अब हम आगे देखते हैं, आगे के प्रश्न हैं जो और देखते हैं, बचे हुए शायद 20 क्वेश्चन और हैं वो हम देखते हैं। सतीश गुजराल की सबसे प्रसिद्ध स्थापत्य कृतियों में से एक है। सतीश गुजराल की अगर हम बात करें तो हमें क्या? बेल्जियम का दूतावास जो कहां बना है? नई दिल्ली। बेल्जियम का दूतावास जो कहां बना है? नई दिल्ली में बना है, क्योंकि सतीश गुजराल वास्तुकार भी थे, स्थापत्यकार भी थे। अभिनव गुप्त को किस रूप से जाना जाता है? अभिनव गुप्त को किस रूप में जाना जाता है? अभिनव गुप्त कौन थे? सौंदर्य शास्त्री थे, यानी ये कौन थे? ये दर्शन शास्त्री थे। कौन थे? दर्शन शास्त्री, यानी फिलोसोफर थे। इंग्लिश वाला देखो आप, ये क्या थे? फिलोसोफर थे। हर्बर्ट रीड एक प्रसिद्ध थे। हर्बर्ट रीड कौन थे? हर्बर्ट रीड की बात करें, हर्बर्ट रीड की बात करें, क्या कलाकार थे, मूर्तिकार थे, फोटोग्राफर? नहीं, ये क्या थे? हर्बर्ट रीड है ये क्या थे? एक लेखक थे। ये क्या थे? एक लेखक थे, एक राइटर थे। ठीक है, हर्बर्ट रीड आर्ट राइटर। ठीक है, एक राइटर थे, कला के बारे में बहुत लिखते हैं हर्बर्ट रीड। निम्नलिखित में से किस धर्म की परंपरा बाघ की गुफाओं से संबंधित है? बाघ गुफाओं के अंदर हम बात करेंगे तो बाघ गुफाओं के अंदर कौन सी धर्म से संबंधित कला देखने को मिलती है? तो ये मिलती है आपको बौद्ध धर्म से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन प्रभाववादी चित्रकार नहीं है? प्रभाववादी चित्रकार बहुत मतलब ये मान के चलो ऐसा प्रश्न है जिसके अंदर आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, प्रभाववादी चित्रकार है जो इसके अंदर कौन है? जो क्या पूछ रहा, कौन सा नहीं है? ठीक है, तो क्लाउड मोने है, देगा है, देगा मेरी कैसेट है, कौन? ये पॉल सेजान है जो प्रभाववादी नहीं है। पॉल सेजान है जो प्रभाववादी नहीं है। सेजान उत्तर प्रभाववादी आएगा आगे। ठीक है, पुनर्जागरण काल में निम्नलिखित में से कौन सी कलात्मक तकनीक विकसित हुई? किस काल में? पुनर्जागरण काल के अंदर बात कर रहा है। पुनर्जागरण काल के अंदर कौन सी कलात्मक तकनीक है जो विकसित हुई थी? इसके अंदर आप देखोगे क्या? भित्ति चित्र, इसके अंदर है छाया प्रकाश, यानी प्रकाश छाया चित्र है, ये पुनर्जागरण काल में बनने लगे थे, है ना। यहाँ देखो आप लिख रखा है बिल्कुल, क्या लिख रहा है? चेरा स्कोरो। इंग्लिश वाला देखोगे तो एकदम आप पकड़ लोगे, फट से आंसर कर दोगे, तो इसलिए इंग्लिश वाला वर्जन देखना बहुत जरूरी है एग्जाम के अंदर। रोकोको शैली निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक संबंध है? रोकोको शैली की बात करें तो रोकोको शैली का जो संबंध है ये दरबारी चारुता, पेस्टल रंग और चंचल कामुकता से संबंधित मानी जाती है। दरबारी चारुता, पेस्टल रंग और चंचल कामुकता के लिए ये प्रसिद्ध है, या इसका संबंध है जो रहा है। कला में छाया के बारे में सी जी जंग का विचार किसे संदर्भित करता है? कला में छाया के बारे में, कला के छाया, कला के अंदर छाया यानी शेडो के बारे में अगर हम बात करें तो सी जी जंग का विचार है ये इनमें से किसे है जो अभिव्यक्त करता है? तो वो कहते हैं कि व्यक्तित्व के
अचेतन पहलू वो प्राय क्या है, दमित हो जाते हैं। ठीक है, दमित हो जाते हैं। कौन? जुंग है ये। ठीक, कौन है ये? जंग, जिसे अपन कहेंगे क्या, जुंग। इंग्लिश में ये क्या है, जुंग है। ठीक है, क्या है ये इंग्लिश में? जुंग है। तो कला में छाया के बारे में सी जी जुंग का विचार किससे संदर्भित करता है? सी जी जुंग कहते हैं कि व्यक्ति के अचेतन मन के अंदर जो पहलू होते हैं वो प्राय क्या हो जाते हैं, दमित हो जाते हैं, मतलब दब जाते हैं। ठीक है, दब जाते हैं। यहाँ देख लो, अनकॉन्शियस एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी ऑफन रिप्रेस्ड, रिप्रेस्ड दमित हो जाते हैं। ठीक है, चलो यहाँ देखो, अपनी लघु कला शैली के लिए लोकप्रिय प्रसिद्ध बसोहली चित्रकला किससे संबंधित है? बसोली की आप देखोगे, बसोली किस जिले में? कठुआ जिले में। तो बहुत आसान प्रश्न, कठुआ जिले में। अरस्तु के काव्य शास्त्र में, साहित्य में त्रासदी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अरस्तु के काव्य शास्त्र में अगर हम बात करें, अरस्तु की फिलोसॉफी में अगर हम बात करें, तो हम कहेंगे साहित्य में त्रासदी का प्राथमिक उद्देश्य जो क्या होता है, तो ये होता है करुणा और भय की भावनाओं को जगाना और शोधन करना, यानी विरेचन। यहाँ बहुत क्लियर लिख रखा है, अरस्तु का सिद्धांत क्या कहलाता है? विरेचन कहलाता है। जिसके अंदर ये कहता है कि अरस्तु के काव्य शास्त्र में साहित्य में त्रासदी, साहित्य में त्रासदी दिखानी हो तो उसमें करुणा होती, त्रासदी होगी तो उसमें करुणा आएगी, भय की भावना को जगाना होता है और उसका शोधन करना, यानी उसका विरेचन करना। ठीक है, मोमोयामा काल के महलों में पाई जाने वाली कौन सी कलात्मक शैली योद्धा संरक्षकों की रुचि को प्रतिबिंबित करती है? तो ये बात करें किसमें? मोमोयामा काल में, मोमोयामा काल के महलों में पाई जाने वाली कौन सी कलात्मक शैली योद्धा संरक्षकों की रुचि को प्रतिबिंबित करती है? तो इसके अंदर हम देखेंगे सुनहरे और लैंडस्केप रूपांकन वाले बड़े तह होने वाले पर्दे, जिसे क्या कहा जाता है? बायोबू कहा जाता है। ये इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न जो वास्तव में जो पूछे हैं ना डीएसएसबी में, कई क्वेश्चन बहुत लेवल के, बहुत उच्च लेवल के क्वेश्चन है जो पूछे, इससे यही संदर्भित होता है, यही दिखता है कि वास्तव में जो क्वेश्चन बनाते हैं, चाहे डीएसएसबी हो, चाहे आरपीएससी हो, कोई सा भी भर्ती एजेंसी है, उन्होंने जो अपना पेपर बनाने का जो लेवल है वो एकदम से उठा दिया है। इसलिए तैयारी भी आपको बहुत उच्च लेवल की करनी है। अगर आप उच्च लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो मिशन 8 से जुड़िए, क्योंकि वहां आपको इतनी बढ़िया तरीके से तैयारी करवाई जाती है और इतनी प्रैक्टिस करवाई जाती है वहां पर कि आप है जो प्रैक्टिस के माध्यम से इन क्वेश्चनों का आंसर है जो दे सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सी दो वास्तुकलात्मक शैलियां वर्ष 1000 के बाद पश्चिमी यूरोप में सबसे प्रमुख बन गई थी? पश्चिमी यूरोप में सबसे प्रमुख बन गई थी कौन सी? निम्नलिखित में से कौन सी दो वास्तुकलात्मक शैली की बात कर रहा है? वास्तुकलात्मक शैली कब की बात करें? 1000 के बाद की बात करें और पश्चिमी यूरोप की बात करें तो यहाँ कौन सी आएगी? यहाँ आएगी रोमनेस्क और गोथिक। कौन सी आएगी? एक आएगी रोमनेस्क और दूसरी आएगी गोथिक शैली। कलाकार राजा रवि वर्मा की चित्रकारी के लिए, राजा रवि वर्मा की चित्रकारी से लिया गया पारसी ब्यूटी शीर्षक वाला क्रोमोलिथोग्राफ किस प्रेस द्वारा निर्मित किया गया? किस प्रेस द्वारा निर्मित किया गया? तो ये राजा रवि वर्मा प्रेस के द्वारा ही निर्मित किया गया। ठीक है, हाँ, राजा रवि वर्मा। आगे केसीएस पनिकर किस प्रमुख कला संस्थान के प्राचार्य थे? केसीएस पनिकर किस प्रमुख कला संस्था के प्राचार्य थे? तो ये थे ललित, अच्छा चेन्नई वाले के, किसके हैं ये है राजकीय ललित कला महाविद्यालय चेन्नई। ठीक है, चेन्नई वाले, मद्रास वाले के थे ये। चलो आगे चलिए। कुल्लू स्कूल के अंतर्गत त्रिपुरा सुंदरी देवी का भित्ति चित्र किस कलाकार ने चित्रित किया था? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। जिसे सज्जनू कहा जाता है। कौन है ये? सज्जन, या इसे हम सज्जनू कहते हैं। सज्जनू का है, बहुत अच्छा से त्रिपुरा सुंदरी देवी का चित्र सज्जनू ने बनाया था। किसने बनाया था? सज्जनू ने। यहाँ देख सकते हो आप। ठीक है, कौन से अंडर? कुल्लू स्कूल के अंदर बात करें तो म्यूरल पेंटिंग है जो कौन सी? त्रिपुरा सुंदरी। ये किसने बनाई?
ये सज्जनों ने बनाई थी। चलो आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रकूट वंश और भारतीय कला में उनके योगदान से संबंधित है और सत्य कथन है? यानी कौन सा कथन है जो राष्ट्रकूट वंश और भारतीय कला में उनके योगदान के संबंध में क्या बताता है? सत्य बताता है। एलोरा की गुफाएं जो चट्टानों को काटकर बनाई गई वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल बात सही है। वे राष्ट्रकूट काल के दौरान पूरी हुई और इनमें से सबसे प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है। ये बात एकदम से क्या है? सही है। आगे पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ोगे तो आप देखोगे राष्ट्रकूट काल में मुख्य रूप से बौद्ध कला, इन्होंने तो हिंदू धर्म और जैन धर्म के भी बहुत कार्य किए हैं, स्तूप इन्होंने बनाए नहीं, ठीक है, तो इसका तो कोई लेना देना ही नहीं। यहाँ आप देखोगे तो सूर्य मंदिर का कोई जिक्र ही नहीं है, ठीक है। यहाँ आप देखोगे मुगल चित्रकारी का इससे कोई संबंध है जो नहीं रहा है, मुगल चित्रकारी से इसका संबंध है जो नहीं रहा है। तो ऑप्शन जो आपका ए है वो आपका सही रहने वाला है। उदात्त के संबंध में कांट का विचार सुंदरता से भिन्न होता है क्योंकि, उदात्त के संबंध में कांट का विचार सुंदरता से भिन्न होता है क्योंकि, उदात्त के संबंध में कांट का विचार है यह है कि सुंदरता से, कांट का विचार सुंदरता से भिन्न होता है क्योंकि यह मानवीय सीमाओं को पार करके विस्मय, यहां तक कि भय भी उत्पन्न करता है, ठीक है, भय भी उत्पन्न करता है, यही होगा। उदात्त के संबंध में कांट का विचार सुंदरता से भिन्न होता है क्योंकि वो कहते हैं कि यह मानवीय सीमाओं को पार करके विस्मय, यहां तक कि भय को उत्पन्न करता है, ठीक है। चलो आगे चले। राजा रवि वर्मा द्वारा शुरू की गई प्रिंटिंग प्रेस का नाम क्या था? राजा रवि वर्मा द्वारा शुरू की गई प्रिंटिंग प्रेस का नाम क्या था? राजा रवि वर्मा फाइन आर्ट लिथोग्राफी प्रेस। घाटकोपर में थी ये, सबको पता है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से विषय कोटा चित्रकला से सबसे अधिक चित्रित है? तो कोटा शिकार के दृश्यों के लिए जानी जाती है। बहुत आसान प्रश्न है, यही प्रश्न है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और फिर हम चलते हैं कहां पर? अपने अंतिम प्रश्न पर। पेरिस में अपनी पढ़ाई के दौरान अमृता शेरगिल किस यूरोपीय कला आंदोलन से प्रेरित थी? किस यूरोपीय कला आंदोलन से प्रेरित थी? ये थी उत्तर प्रभाववाद से। ये किससे? उत्तर प्रभाववाद से बहुत प्रेरित थी। कौन है? ये अमृता शेरगिल, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो। और यहाँ अगर मैं बात करूं तो ये हमारा अर्जुन बैच है जो चल रहा है, और भी बहुत सारे बैचेज हैं जो चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ अगर हम बात करें तो अपना ये जो है कंप्लीट हो चुका है। और अगर आप मिशन आर्ट से जुड़ के तैयारी करना चाहते हो तो या तो प्ले स्टोर से मिशन आर्ट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। हम ऑल इंडिया की कोर्सेज हैं जो आपको वहां पर उपलब्ध करवाते हैं। राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए तो बहुत बढ़िया तरीके से हम पढ़ा रहे हैं अर्जुन बैच के अंदर। मिलते हैं अपने नए पेपर के साथ या नई क्लास में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।